हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए लॉन्ग एपिसोड ऑफ माफिया ट्रैप्ड वाइफ, जिसकी आप लोगों को काफ़ी टाइम से वेट था। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और इस कहानी को सुनने के लिए तैयार होंगे। वैसे अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि रियांश, जिसने पहले से ही कमिश्नर को इत्तला कर दिया था, जिसने इस वक्त पूरे मुंबई के पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था। जिया को लेकर के काफ़ी हद तक पुलिस भी स्ट्रिक्ट हो गई थी। गाड़ियों में भी लगातार चेकिंग पे चेकिंग्स चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुणाल, गौरव, जो कि हॉस्पिटल के नेम लिस्ट को ढूंढने में लगे हुए थे कि सुबह से लेकर शाम तक जितने भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उसमें से कोई नाम जिया अग्निहोत्री का तो नहीं। रेहान को भी इस बारे में इन्फॉर्म करवा दिया जाता है ताकि वो भी अपने लिंक और अपने कॉन्टैक्ट से जिया के बारे में कुछ भी अपडेट मिले तो वो रियांश को बता सके। रियांश की भी गाड़ियाँ जो कि रोड पर रफ्तार से दौड़ रही थी, वो भी रुक रुक करके जितने भी हॉस्पिटल्स रास्ते में पड़ रहे थे उसे लगातार चेक कर रहे थे। अभी वो तीसरे हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनके फ़ोन पर रेहान का कॉल आता है। रियांश जैसे ही रेहान का कॉल रियांश के फ़ोन पर आता है, रियांश तुरंत ही अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कह देते हैं। बाकी की भी गाड़ियाँ उनके साथ ही रुक गई थी। रियांश काफ़ी जल्दी में फ़ोन रिसीव करते हुए दूसरी तरफ रेहान से पूछते हैं, क्या हुआ, एनी अपडेट अबाउट जिया? इधर से रेहान जो कहता है, पक्की इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली है, पर एक छोटा सा आइडिया मिला है। हमारे टीम में डॉक्टर चैटर्जी, वो काफ़ी बड़े और काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं। उन्होंने आज शाम को जिक्र किया था एक लड़की का। नाम तो नहीं बता रहे थे, पर उन्होंने जिस केस के बारे में बताया जो कि एक एक्सीडेंटल केस है, और लड़की के सर पर कार के विंडो शील्ड से कुछ कांच टूटने की वजह से चोट लगी है। एग्जैक्टली सेम कंडीशन तेरे कार का भी है। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं तुझे इस बारे में बता दूँ। वही तरफ से रेहान जो कहते हैं, कौन से हॉस्पिटल? दूसरी तरफ से रेहान जो कहता है, सिटी 3 स्टार हॉस्पिटल करके कोई नाम है जिसमें इस वक्त वो लड़की एडमिट हुई है। एक बार जाकर चेक कर ले। रेहान ने बिना देरी किए तुरंत ही गाड़ी को टर्न करवाने का इशारा कर दिया था। अब सारी गाड़ी जो दोबारा से अपने टर्न लेकर के उसी हॉस्पिटल की तरफ काफ़ी रफ्तार में निकल गई थी। पहले से ही वहाँ के ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए पुलिस वालों को बोल दिया गया था। जितना ज़्यादा रेयांश को जिया को ढूंढने में वक्त लग रहा था, उतना ही ज़्यादा रेयांश का डर बढ़ता जा रहा था। वो टेंशन में बस अपने फोरहेड को लगातार रब किए जा रहे थे। थोड़ी देर में उसी हॉस्पिटल के बाहर रेयांश और बाकी लोग की गाड़ी आकर के रुकती है। रेयांश बिना देरी किए तुरंत ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर हॉस्पिटल के अंदर की तरफ निकल जाते हैं, वो भी काफ़ी रश में। उनके बॉडीगार्ड्स भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे और सब लोग को धीरे धीरे अपनी जगह से साइड करते हुए वो लोग अब आकर के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। रेयांश काफ़ी जल्दी में रिसेप्शन के काउंटर पर टैप करते हुए कहते हैं, जी अग्निहोत्री, जस्ट चेक आउट द नेम। वही वो रिसेप्शनिस्ट जो पहले तो रेयांश अग्निहोत्री को देखकर थोड़ा सा अपनी जगह पर स्तब्ध हो जाती है और अचानक से ही रेयांश के बोलने से उसे कुछ समझ नहीं आता। वो धीरे से पूछती है, हाँ सर। वही रेयांश काफ़ी गुस्से में कहते हैं, समझाओ इसे, जी अग्निहोत्री। वही उनके बगल में खड़ा ऋषभ जो रेयांश को काम डाउन करते हुए तुरंत ही उस लड़की से पूछता है, जी अग्निहोत्री नाम की कोई पेशेंट है जिसका एडमिशन आज हुआ हो? प्लीज़ थोड़ा जल्दी चेक करिए। वहीं वो स्टाफ जो कि अपने काम में लग जाती है और सारे नाम जो कि डिटेल्स में चेक करते हुए थोड़ी देर में रिस्पॉन्ड देते हुए कहती है, सॉरी सर, बट देयर इज़ नो नेम जी अग्निहोत्री जिसका एडमिशन आज हुआ हो। इवन इस नाम की कोई लिस्ट है ही नहीं हमारे पास। आई एम सो सॉरी। मैं रेयांश जो काफ़ी गुस्से में रेहान को दोबारा से कॉल करते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारे पास गलत इन्फॉर्मेशन आती है तो तुम मेरा टाइम वेस्ट क्यों कराते हो? यहाँ पर जिया अग्निहोत्री नाम की कोई लड़की नहीं है। वही दूसरी तरफ से रेहान भी कंफ्यूज होते हुए कहता है, पर ये कैसे पॉसिबल? लेकिन तभी रेयांश के दिमाग में कुछ आता है और फिर वो ऋषभ की तरफ घूमते हुए कहते हैं, उससे पूछो सुबह के 10 बजे से लेकर अब तक जितने भी पेशेंट हैं उसमें से नियर अबाउट 19 to 22 ईयर्स की कोई भी पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुई है, उन सब के नेम लिस्ट निकलवाओ। और वही वो दूसरी तरफ रेहान से कहते हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं हुई और मुझे मेरी जिया नहीं मिली ना, देन यू अंडरस्टैंड। वही रेहान जो दूसरी तरफ से डरते हुए कहता है, भाई मैं तो बस तेरी मदद कर रहा हूँ यार, मैं कोशिश करता हूँ कहीं और से कॉन्टेक्ट करने की, बाकी जो होता है प्लीज़ मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना जैसा होता है, हाँ। और ये बोल करके उसने तुरंत ही फ़ोन कट कर दिया था। रेहान वो दिखा तो रहे थे कि वो काफ़ी नाराज़ और काफ़ी गुस्सा हैं, लेकिन अंदर से तो वो सिर्फ घबराए हुए थे। जिया को लेकर के वो वाकई में ही काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे थे। जिया को लेकर के उनका दिमाग
जो पूरी तरह से अब धीरे धीरे सुन्न पड़ता जा रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जिया को किस तरह से ढूंढे। थोड़ी ही देर में सारे फीमेल पेशेंट, जिसकी उम्र लगभग 19 से लेकर 22 साल की थी, उसके नेम लिस्ट निकाल करके वो स्टाफ जो कि एक फाइल में करते हुए रियांश और उनके बॉडीगार्ड्स की तरफ बढ़ा देती है। ऋषभ तुरंत ही उस फाइल को लेता है और उसमें कई पेजेस थे। बाकी के बॉडीगार्ड्स को भी नाम चेक करने के लिए दे दिया गया था। वहीं एक पेज जो कि रियांश के हाथों में भी आता है। रियांश उन सारे नाम को चेक करते हुए कहते हैं, इसमें से मेरी जिया तो कोई नहीं। मैं ऋषभ जो कहता है, एक जिया दुबे की पेशेंट है सर। ये मेरे आज मेरा दिमाग क्या कम घुमा हुआ है जो तुम मुझे और ज्यादा परेशान कर रहे हो? मेरी बीवी है वो, ऑब्वियसली अग्निहोत्री। लेकिन ये बोलते हुए दोबारा से उनके दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो सारे बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, त्रिपाठी, त्रिपाठी या तिवारी। जितने भी नाम के पीछे त्रिपाठी या तिवारी है, उस नाम को ध्यान से पढ़ना। अब उन सारे नामों को सर्कल किया जाता है जिस नाम के आगे त्रिपाठी लगा या तिवारी लगा हुआ था। वहीं एक बॉडीगार्ड जो उनके पास दौड़ कर आते हुए कहता है, सर मुझे एक त्रिपाठी मिली है, अब नाम थोड़ा अजीब है सर। रियांश कहते हैं, दिखाओ मुझे। जैसे ही उन्होंने उस नाम को देखा था जिस पर उसने रेड पेन से सर्कल किया था, वो देखकर एकदम से अपने बाबा से करते हुए कहते हैं, चीहू तिवारी, What the heck? This cannot be her name. वहीं बाकी लोग भी अपने अपने शीट को दिखाते हुए कहते हैं, सर मुझे भी एक त्रिपाठी मिली है। लेकिन कोई भी नाम जिया के नाम से मैच नहीं करता, जिसकी वजह से रियांश एकदम से परेशान हो गए थे। लेकिन फिर रियांश जो उस नाम को देखते हुए दोबारा से उस लिस्ट को अपने हाथ में पकड़ते हैं और फिर अपने फ़ोन से कुणाल को कॉल लगा देते हैं। दूसरी तरफ कुणाल और गौरव जो एक साथ ही बैठे हुए थे। जैसे ही कुणाल को कॉल लगा था, दूसरी तरफ से फ़ोन इस वक्त गौरव ही उठाता है। रियांश जो तुरंत ही इस तरफ से काफ़ी जल्दी में पूछते हैं, नेहा कहाँ है, उससे बात कराओ मेरी। गौरव नेहा का नाम सुनकर के थोड़ा घबराते हुए पूछता है, भाई क्या हुआ? मेरे रियांश से कहते हैं, मैंने जितना कहा है उतना करो, नेहा को कॉल दो। वो दौड़ कर नेहा के पास आता है जो कि उन्हीं लोग के पास ही बैठी हुई थी, मगर थोड़ी सी दूर पर। वो फ़ोन उठाते हुए कहती है, हेलो। इस तरफ से रियांश बोलते हैं, जिया को घर पर क्या बोल कर के बुलाया जा, जिया का निकनेम क्या है? नेहा जो कुछ सोचते हुए कहती है, निकनेम जी। उसने भी इतना ही बोला था कि तभी इस तरफ से रियांश कहते हैं, विश्वास त्रिपाठी, जिसे ईशान ने ही लोकेशन बताया था और वो इसी हॉस्पिटल के अंदर की तरफ आ रहे थे। वही नेहा की बात वो बीच में ही काटते हुए कहते हैं, मिल गई, वो यहीं पर है। उन्होंने ये काफ़ी धीरे बोला था और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देते हैं। ऋषभ भी विश्वास को पहचानता था क्योंकि जब जिया के घर गए थे तो ऋषभ भी उनके साथ ही था। ऋषभ विश्वास को देख करके रेयान से पूछता है, सर पकड़ ले क्या इन्हें पक्का जिया के बारे में पता होगा, और कहीं इन्होंने तो। रेयांश तुरंत अपना सरनाम हिलाते हुए बोलते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जहाँ जा रहे हैं बस उन्हें धीरे धीरे फॉलो करना होगा। फिलहाल मुझे खून खराबा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस मेरी जिया चाहिए। वो काउंटर पर आकर के उसी नाम का जिक्र करते हैं, चीहू तिवारी करके एक नाम होगा, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द रूम नंबर? दूसरी तरफ से वो स्टाफ जो बताते हैं, आई थिंक यू हैव अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इस वक्त वो पेशेंट हमारे ऑपरेशन थिएटर में है, यू ऑन 4th फ्लोर, वहाँ से डायरेक्टली लिफ्ट के सामने जो आपको ऑपरेशन थिएटर मिलेगा वहीं पर। विश्वास तुरंत ही अपने सर को हाँ मिलाते हैं। वहीं रेयांश अपने चेहरे को दूसरी तरफ किए हुए ये बात सुन लिए थे। एक लिफ्ट से विश्वास जो अंदर की तरफ गए थे, वहीं दूसरी तरफ से रेयांश। उस फ्लोर पर इस वक्त सिर्फ ईशान और उनके आदमी थे और कुछ स्टाफ मेंबर्स। ईशान की वजह से बेफिजूल में वहाँ पर कोई भी आ जा नहीं पा रहा था और इस फ्लोर पर मेनली ब्रेन की ही सर्जरी की जाती थी और काफ़ी बड़े बड़े क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल किया जाता था। दोनों लिफ्ट के आसपास ईशान के ही बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे और वो बार बार सबको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ भेज दे रहे थे। इस फ्लोर पर किसी को भी ईशान ने आने से मना कर रखा था। लेकिन तभी एक तरफ से लिफ्ट ओपन होता है। जैसे ही उस लिफ्ट में विश्वास जी को बॉडीगार्ड्स देखे थे, वो तुरंत ही अपना सर झुका लिए थे। लेकिन उसी वक्त दूसरा भी लिफ्ट खुल गया था। दूसरी तरफ के लिफ्ट से जैसे ही किसी की एंट्री होती है, ईशान की नज़र उसी तरफ चली जाती है। वो बॉडीगार्ड जो रेयांश की तरफ देखकर उन्हें रोकते हुए कहता है, सर आप नहीं। लेकिन अभी उसने रेयांश का चेहरा नहीं देखा था। उसे लगा था कि कोई नॉर्मल आदमी है, हाथ से सने हुए।
उनके शरीर और उनके माथे पर स्वेटिंग की बूंदें, उसके साथ ही नसें उभरी हुई और उनकी आंखें जो बुरी तरह से लाल हो रखी थी। उनके इस हुलिये को देख कर के वो बॉडीगार्ड एकदम से शांत हो जाता है और अपने सिर को नीचे करके खुद ही साइड हो जाता है। को भी नेहा के थ्रू पता चलता है कि जिया का नाम, जो कि घर पर लोग प्यार से उसे चीकू बुलाया करते थे, और वो उसी नाम से हॉस्पिटल में नेम लिस्ट ढूंढना शुरू कर देता है। एआई की हेल्प से उसे काफ़ी जल्दी ही इस नाम का जिक्र मिलता है और जो सिटी 3 स्टार हॉस्पिटल में एडमिट थी। बिना देरी किए वो तीनों उसी तरफ निकल गए थे, लेकिन घर वालों को अभी भी उन लोगों ने इस बारे में कोई इत्तला नहीं किया था, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन पक्की नहीं थी। कुणाल बार बार रेयांश को इस बारे में कॉल करने की वहीं कुणाल जो बार बार रेयांश को कॉल करके बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस तरफ से कुणाल जो काफ़ी गुस्से में बार बार फ़ोन को कट कर दे रहे थे, क्योंकि उन्हें तो पता चल चुका था कि जिया अब यहीं पर है और वो फाइनली जिया से मिल चुके थे, क्योंकि अब तो उन्हें जिया के बारे में पता चल चुका था कि वो इस वक्त कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ कुणाल ने भी नेहा की मदद से जिया के निकनेम के बारे में पता लगा लिया था और अब वो एआई के थ्रू हर हॉस्पिटल के नेम लिस्ट को काफ़ी जल्दी चेक कर रहा था। फाइनली उसे भी सिटी 3 स्टार हॉस्पिटल में वो लड़की मिल जाती है, चीहू तिवारी करके, और उसके साथ ही उसके अटेंडेंट का नाम ईशान त्रिपाठी था, जिसके बारे में सुनकर के नेहा कंफर्मेशन देते हुए कहती है, ये तो भाई, हमारे बड़े भाई हैं। कुणाल इस बारे में तुरंत ही गौरव और नेहा के साथ बाहर की तरफ आते हुए रेयांश को कॉल लगाना शुरू कर देता है, ताकि वो भी इस बारे में रेयांश को बता सके। लेकिन दूसरी तरफ रेयांश, जो इस वक्त अपने फ़ोन को ऋषभ के हाथ में थमाए हुए आगे की तरफ काफ़ी चौड़ में बढ़ते जा रहे थे और उन्हें काफ़ी जल्दी थी जिया को एक बार देखने की। लेकिन तभी ईशान, जो गुस्साते उन्हीं के सामने आता है और अपने गन को लोड करते हुए उनके सीने पर रखते हुए कहता है, निकल जाओ यहाँ से, मैं अपनी बहन से तुम्हें मिलने नहीं दूंगा। पीछे से विश्वास भी दौड़ कर आते हैं और उसको संभालते हुए कहते हैं, ईशान क्या कर रहे हो, बदतमीजी मत करो और गन नीचे करो, तुम हॉस्पिटल में हो। वह ईशान तो कहता है, मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगा, इसकी वजह से आज मेरी बहन इस हालत में पहुंची है। डॉक्टर ने अभी तक मुझे कंफर्मेशन नहीं दिया कि वो जिंदा भी रहेगी या नहीं। वही रेहान जो उसके गन को अपने हाथ से पकड़ते हुए अपने दिल के पास लगाते हुए कहते हैं, बात तो ऐसे करो जैसे तुमने बड़ी अच्छी जिंदगी दे रखी थी अपनी बहन को। ईशान जो गुस्से से पूरी तरह से तिलमिला गया था और रेयांश की बात सुनकर कि वो काफी गुस्से में ही कहता है, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, मार दूंगा मैं तुम्हें। इस बात का जवाब रेयांश ने वैसे तो काफी सख्त लहजे में दिया था, लेकिन उनकी बातों से उनका इमोशन साफ झलक रहा था। उसके पास आकर के उसका जवाब देते हैं, पहली बात तो ये कि मैं अपनी बीवी को कुछ होने नहीं दूंगा, और दूसरी बात ये, अगर मेरी जिया को कुछ हुआ तो उसका रेयांश वैसे भी नहीं जिंदा रह पाएगा, तो तुझे ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है, समझा। और ये बोल करके वो काफी जोर से उसके सीने के पास अपने हाथों से धक्का दिए थे। वो थोड़ा सा पीछे जाकर डिसबैलेंस हो जाता है। अभी वो दोबारा कुछ बोलता, लेकिन तभी विश्वास उसके सामने आते हुए कहते हैं, बिहेव योरसेल्फ ईशान, पागल मत बनो तुम, पति है वो उसका। वह ईशान जो कहता है, काहे का पति, मैं नहीं मानता ऐसा पति, जबरदस्ती शादी कर ली घर वालों के बिना परमिशन के। रेयांश जो काफी गुस्से में भी उसे मुड़कर देखते, लेकिन तभी विश्वास जो उन दोनों के सामने आते हुए कहते हैं, जी अंदर है, थोड़ी तो शर्म कर लो तुम। और वो रेयांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप सिर्फ बाहर से उन्हें देख सकते हैं, अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है उसकी। वैसे विश्वास ने जिया के बारे में उन्हें बताया था रेयांश की अब तक की सारी ताकत जो धीरे धीरे अब उनके शरीर से दूर होती जा रही थी। उनका पैर जो काफ़ी भारी हो रहा था, क्योंकि वो जिया को कभी इस हालत में नहीं देख सकते थे। वो धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाते हैं और वहीं बड़े से ग्लास की तरफ से अंदर जिया की तरफ देखते हैं। वहाँ पर हल्का फुल्का कर्टन भी लगा हुआ था, जिससे जिया का चेहरा अच्छी तरह से नजर तो नहीं आ रहा था, मगर दूर से ही रेयांश ने अपनी जिया को महसूस कर लिया था। उसी विंडो पर वो अपना हाथ रखते हुए अपने चेहरे को नीचे करके अपनी आंखें जोर से बंद कर लिए थे। कुणाल, गौरव और नेहा तीनों के तीनों जो कि गाड़ी में बैठ करके उसी हॉस्पिटल की तरफ निकल गए थे। घर वालों को अभी भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। रेयांश बस उसी विंडो से अटक करके लगातार अंदर की तरफ देखे जा रहे थे। जिया के ऑपरेशन के बारे में सोच सोच कर ही रेयांश का दिमाग एकदम से घूमता जा रहा था और अचानक ही उनकी आंखें जैसे ही बंद हुई थी, उनकी आंखों के सामने वही पंडित जिसने जिया और रेयांश के बारे में पहले से कुछ प्रोडिक्शन किया था वो याद आ जाता है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ
जिस कॉन्फिडेंस के साथ उस पंडित ने ये कहा था, इस लड़की की जिंदगी खतरे में है और इसकी जिंदगी के खतरे की वजह आप बनने वाले हैं। मेरी बात याद रखिएगा, बहुत संभल कर रहने की जरूरत है आप लोगों को। तब तो रेहांश ने उस पंडित पर काफी ज्यादा गुस्सा किया था और उनका मूड काफी हद तक खराब भी हो गया था। लेकिन पहली बार रेहांश को अपने ही किए पर पछतावा महसूस हो रहा था। आखिर क्यों किया उन्होंने जिया को खुद से दूर? क्यों उसे वो कहीं और भेजने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, ये रीजन था कि उनका गुस्सा उनके आपे से अगर बाहर होता तो जिया को वो नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि वो अपनी बहन को भी बहुत मानते थे। लेकिन इस वक्त उनका दिल जो खुद को ही कसूरवार ठहरा रहा था। दूसरी तरफ कुणाल जो स्टीयरिंग पर जोर से अपना हाथ मारते हुए कहता है, सब मेरी वजह से हो रहा है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। पता नहीं उसने कुछ ऐसा किया भी था या नहीं। हाँ, माना कि मैंने टेक्स्ट देखा और वो सारी बातें, लेकिन वासना तो बच गई थी ना। खामखा मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। सर ने बोला था कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर उसे छोड़ कर आऊं, लेकिन मेरा गुस्सा, मैंने पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया। अगर जिया को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रेहान सर ने पहली बार अपने काम से ज्यादा किसी और को प्रायोरिटी दी थी और मैंने उनकी जिंदगी से उनकी खुशियां छीन ली। वही नेहा जो कुणाल की तरफ एक बार देखती है और फिर खिड़की की तरफ देखते हुए कहती है, जिया की किस्मत ने उसे बचपन से सिर्फ तंग किया है, परेशान किया है। मैं जिया को इस हालत में नहीं देख पाऊंगी। अगर वो नहीं रहेगी तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कितना कुछ किया उसने मेरे लिए, और उस घर में अगर मैं वाकई में ही जिंदा थी तो सिर्फ जिया के लिए। वरना जितने टॉर्चर बर्दाश्त किए मैंने, मैं खुद की जान ले लेती अब तक। लेकिन फिर उससे मेरी जिया को और ज़्यादा पाबंदियां झेलनी पड़ती, इसलिए खुद को जैसे तैसे करके संभाल कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ, जो पहली बार रेयांश को यूं इस तरह से टूटा हुआ देख रहा था, वो आज बिल्कुल शांत पड़े थे, जो कि हमेशा उनके पास करने के लिए कुछ ज़रूरी काम हुआ करता था। वो खुद को कभी खाली रखना पसंद नहीं करते थे। इस वक्त उनके दिमाग से ज़्यादा उनका दिल और इवन उनका पूरा शरीर अंदर से खोखला बन गया था। अब कुणाल, गौरव और नेहा भी अंदर की तरफ पहुंच जाते हैं और तुरंत वो भी 4th फ्लोर की तरफ आगे बढ़ गए थे, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें भी ऑपरेशन के बारे में बता दिया था। दोबारा से जैसे ही लिफ्ट खुलती है, बॉडीगार्ड्स फिर से आकर के उन लोगों को रोकने की कोशिश करते, लेकिन तभी कुणाल जो उस बॉडीगार्ड को जोर से धक्का देता है और चिल्लाते हुए कहता है, अबे हटना। वो जैसे रेयांश को थोड़ी दूर पर देखा था, वो दौड़ कर आता है और रेयांश के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी सर, आई एम रियली सो सॉरी, मेरी वजह से। वही रेयांश, जिनकी आंखें इस वक्त उनके इमोशन और उनके गुस्से से लाल हो चुकी थी और साथ ही उनकी आंखों में थोड़ी नमी भी आ गई थी, वो बस एक बार अपनी आंखें उठाकर कुणाल को देखते हैं और अपनी एक उंगली से इशारा कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे और उन्हें सिर्फ अपनी जिया ठीक सही सलामत चाहिए थी। किसी की अपॉलॉजी इस वक्त उनके लिए काम नहीं करती। लगभग यूं ही 1 घंटा बीत जाता है। अंदर थिएटर की लाइट्स जो अभी भी ऑन थी, लेकिन तभी एक डॉक्टर जो अपने 2 स्टाफ के साथ बाहर की तरफ आ रहे थे, ईशान विश्वास तुरंत ही उस डॉक्टर के सामने आ गए थे। लेकिन जैसे उस डॉक्टर ने बगल में खड़े रेयांश की तरफ देखा था, वो तुरंत ही इनकी तरफ आते हुए कहते हैं, सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जान लगा देंगे लेकिन उन्हें कुछ होने नहीं देंगे। रेयांश अपने आप को ठीक तरीके से खड़ा करते हुए उस डॉक्टर के सामने आते हुए पूछते हैं, कैसी है वो? डॉक्टर ने अपना सिर नीचे कर लिया था और फिर वो धीरे से अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। रेयांश का टोन जो एकदम से स्ट्रिक्ट हो जाता है और वो अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए पूछते हैं, क्या मतलब कुछ कह नहीं सकते? आप लोग के हाथ में उसकी जिंदगी, अगर उसे कुछ हुआ तो? नहीं डॉक्टर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो डॉक्टर अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहता है, मैं कोशिश करता हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, उन्हें कुछ होने तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी केस थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है। और ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से निकल गए थे। लगभग 2 मिनट में अब बड़े डॉक्टर मिस्टर चैटर्जी भी अंदर की तरफ आ रहे थे। वो रेयांश को देख करके तुरंत उनके पास आते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आई अंडरस्टैंड योर पेन सर, बट जस्ट ट्रस्ट मी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वह ईशान को गुस्साते हुए कहता है, मुझसे सर से बात क्यों नहीं कर रहा था ये?
वही रेयांश जो डॉक्टर चैटर्जी से कहते हैं, आपको जो चाहिए आप मुझसे ले लीजिए, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे, बस मुझे मेरी जिया चाहिए। डॉक्टर चैटर्जी जो आसपास के माहौल को देखकर रेयांश को थोड़ा साइड में लाते हुए कहते हैं, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट आई है और ब्रेन की सर्जरी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है। इसमें बचने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं देना चाहता। बाकी आप खुद को संभालिए, जैसा होगा हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। सबको बातें सुन करके ईशान, विश्वास सबके सब गुस्से से तिलमिला उठे थे और कुणाल को भी यही उम्मीद थी कि रेयांश अब डॉक्टर का कॉलर पकड़ेगी तब, लेकिन रेयांश ने खुद ही अपने चेहरे को मोड़कर दूसरी तरफ आ गए थे और एक कॉर्नर में काउच पर जाकर के बस धीरे से बैठ गए थे। इस वक्त उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो गुस्सा कर सकें। इस वक्त उनके दिल में सिर्फ डर था, जिया को खो देने का डर, जिसे वो कभी भी महसूस नहीं करना चाहते थे। और वो जिया को अपनी आंखें धीरे से बंद करते हुए अपने दोनों हाथों के थंब को अपने फोरहेड पर रख लिए थे और अपना चेहरा नीचे की तरफ उन्होंने झुका लिया था। उनकी आंखों के सामने जिया के साथ बीता हुआ वो वक्त याद आता है, वो भीगता हुआ चेहरा जिसके साथ उसने काफ़ी इमोशनली रेयांश से पूछा था, हमारे पास बहुत वक्त है ना, आप हमेशा मेरे साथ इसी तरह से रहेंगे, कभी हम अलग तो नहीं होंगे ना। ये सोच कर ही रेयांश का दिल भारी होता जा रहा था। वो मर्द थे, इस वजह से वो रो नहीं सकते थे, लेकिन रेयांश ने खुद को इतना टूटा हुआ कभी महसूस नहीं किया था। वही रेयांश जो खुद से ही बातें करते हुए जिया के साथ वो पहली मुलाकात को याद करते हुए कहते हैं, मैं नहीं गया था तुम्हारे पास, तुम खुद आई थी मेरे पास। जब ना मैं तुम्हें जानता था ना तुम्हारा नाम जानता था, कितने हक से आकर लेट गई थी तुम मेरे लैब पर। ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती तुम मुझे, तुम खुद आई थी मेरे पास, ऐसे आदत डलवा कर तुम छोड़ नहीं सकती मुझे। क्या होगा अब जिया का, क्या वो वाकई में ही अब रेयांश से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाने वाली थी? और क्यों जिक्र किया करती थी जिया हमेशा अपनी मौत का? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।